आगे आ जाओ। So is screen visible to online participants? Yes, sir. Okay, thank you. So good afternoon, everybody, and welcome to the session. So today's session is on technology readiness level. So basically, why this technology readiness level is so important? Because it is very important. It is associated with the product management life cycle. So first of all, we need to understand the product management life cycle or starting concept of technology readiness level. So whenever you observe your surroundings and share to automatic. Should I stop sharing? Okay. Yes. Okay. Is screen visible to online participants? Please confirm once again. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Okay. So product life cycle कहाँ से start होता है जी? So whenever someone observe the surroundings and any need arises, some problem is observed, some need is assessed. So based on your caliber or based on your skills, so some idea clicks into your mind. So जैसे ही आपके माइंड में एक आइडिया क्लिक हुआ, तो आपके अंदर जो स्किल है, उस स्किल के बेसिस पे आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इसका सॉल्यूशन डेवलप कर सकता हूं. सो राइट फ्रॉम देयर द जर्नी ऑफ अ प्रोडक्ट स्टार्ट्स. सो बेसिकली आपके दिमाग में सबसे पहले एक इनोवेटिव आइडिया आया. आपने उस आइडिया को कंसीव किया. कंसीव करने के बाद देन यू प्रिपेयर सम इनिशियल प्रोपोजिशन कि क्या इस उसके पीछे की आपने साइंस ऑब्जर्व करी कि क्या इस आइडिया को वाकई इंप्लीमेंट किया जा सकता है. देन आफ्टर योर इंटरनल सेटिस्फेक्शन आप कुछ और एनालिसिस करते हो. देन व्हाट आर दोज एनालिसिस? दोज एनालिसिस आर, आप ये चीज वेरीफाई करते हो कि जो नीड मैंने ऑब्जर्व करी क्या वो वाकई एक नीड है. द प्रॉब्लम व्हाट आई ऑब्जर्व,
दैट इज एक्चुअल अ प्रॉब्लम, वो असल में ही एक प्रॉब्लम है या वो मेरे दिमाग की सोच है। तो जब आप थोड़ा सा मार्केट सर्वे करते हो, लिटरेचर सर्वे करते हो, तो आप जब एश्योर हो जाते हो कि दिस इज एक्चुअली अ नीड, देन यू स्टार्ट डेवलपिंग द सॉल्यूशन। द थर्ड स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। सो फिर आप एक सॉल्यूशन डिजाइन करते हो, सॉल्यूशन डिजाइन करने के बाद उसको वैलिडेट करते हो, लैब में टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद देन आप चेक करते हो क्या इस सॉल्यूशन से वो रिक्वायरमेंट्स मीट हो पा रही हैं जो मैंने इनिशियली विजुअलाइज करी थी। सो दिस इज अ थर्ड स्टेप ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। देन अगर आपको लगता है कि ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, यस, तो आप ये चीज इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो कि कहां पे फेलियर रहा। जो मैंने साइंस ऑब्जर्व करी थी, जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने ऑब्जर्व किया था, क्या मेरे साइंस में ही प्रॉब्लम है या मेरी इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है, तो आप इनिशियल स्टेज पे वापस मूव कर जाते हो। लेकिन अगर आपने जो सॉल्यूशंस डेवलप किया है, उस सॉल्यूशन से जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मीट हो पा रही हैं, देन यू मूव टू नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप इज आप मार्केट, यानी कि जब बिकेगा वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए, उसका कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। सो आप मार्केट में मूव करते हो और इस अपने प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाने की कोशिश करते हो और आप उसको लॉन्च के लिए तैयार करते हो। देन नेक्स्ट स्टेप इज आप ये चीज तय करते हो कि मेरा प्रोडक्ट तो रेडी है, क्या मेरा बिजनेस प्लान रेडी है, जिस बिजनेस प्लान के तहत मैं अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करूंगा। वंस योर प्रोडक्ट एज वेल एज योर बिजनेस प्लान इज रेडी, देन यू लॉन्च योर प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है और लॉन्च होने के बाद प्रोडक्ट की सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। देन यू ट्रैक द performance of the product from the market, and if there are some issues you try to fix the issues, right? So this is the overall journey of a product, starting from the idea generation to life, to end of the life. So basically जो मेरा TRL है, that works from second to fourth step, that is from analysis to go to markets. So now let us come to TRL. TRL होता क्या है? So TRL is a method or a strategy to measure the maturity level of a product or a technology, starting from basic research or basic analysis to full scale, being the worst and 9 being the most mature level of technology. So अब TRL assessment किया क्यों जाता है? Why TRL is assessed? So TRL helps to evaluate the readiness of a technology for its implementation or commercialization. आप TRL से डिसाइड करते हो कि मेरे प्रोडक्ट को कब कमर्शियलाइज करना है या कब इसको मार्केट में इंप्लीमेंट करना है, राइट। ऑल्सो TRL असेसमेंट अगर आप कर लेते हो तो इससे आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पाते हो। लेट अस सपोज आपका जो प्रोडक्ट है वो लो TRL पे है, वो आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आपको, आप उसमें स्ट्रेटेजिकली प्लान कर पाते हो कि मुझे कौन से रिसोर्सेज कहां पे डिप्लॉय करने हैं। मैं सबसे पहले अपने TRL को इंप्रूव करूं, अगर मेरा TRL लेवल हाई है तो मैं प्लान करूंगा कि मेरे जो रिसोर्सेज है वो मैं मार्केटिंग या बिजनेस प्लान पे डिप्लॉय करूंगा, राइट। सो बेसिकली आई थिंक हम जो आप लोग सभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड, एंड यू नो द एकेडमिक people depend on the government grants. So generally जो
एकेडमिक रिसर्चर्स टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं वो गवर्नमेंट फंडिंग या गवर्नमेंट ग्रांट्स को यूटिलाइज करके करते हैं। तो एकेडमिक पीपल आर मोर स्ट्रेस्ड टू अचीव फ्रॉम TRL 1 to TRL 4, राइट? क्योंकि TRL 4 जब तक आता है तब तक क्या होता है, एकेडमिक रिसर्चर का पेपर पब्लिश हो जाता है या फिर एक पेटेंट ग्रांट हो जाता है। सो एकेडमिक पीपल आर ऑक्यूपाइड इन देयर लाइफ with their lectures, with their daily routine, so they are not much interested to do business using the technologies, right? So और secondly इसमें जो पैसा है वो अपनी पॉकेट से नहीं लगा होता। जो प्राइवेट सेक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है वो टाइम बाउंड मैनर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे नीड रिटर्न ऑन एवरी इन्वेस्टमेंट, सो दे आर मोर फोकस्ड टू the technologies having TRL 7 to 9. So अगर मैं बात करूं, academic people are stressing on TRL 1 to 4. They are more concerned about the technology when it until and unless it is reached to TRL 4, because TRL 4 पे आने तक उनका पेटेंट या जर्नल पब्लिकेशन हो जाता है, राइट? जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, वो कंसर्न है, वो किसी भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट शो करती है जो TRL 7 to 9 है। अगर आप देखोगे देयर इज अ गैप ऑफ TRL 4 to 7 एंड दिस गैप इज द वैली ऑफ डेथ। मोस्ट प्रोबेबली जो टेक्नोलॉजीज है वो बेसिकली इस लेवल के दौरान डेड हो जाती है, वो मार्केट में आ नहीं पाती, वो कमर्शियलाइज नहीं हो पाती है, राइट? तो नेक्स्ट इज TRL टाइमलाइन। सो अगर आप TRL की जर्नी देखो, दीज आर द टाइमलाइंस ऑफ TRL। सो सबसे पहले आपकी बेसिक रिसर्च से स्टार्ट होता है जी। सो बेसिक रिसर्च में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जाता है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च के थ्रू। देन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, अप्लाइड रिसर्च को यूज करके आपके साइंटिफिक फाइंडिंग्स को कन्वर्ट किया जाता है एक टेक्नोलॉजी में और उसको रेलेवेंट एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है। ये सारी चीजें हम आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू। So then is the technology demonstration in operational environment, and then system development and testing in operational environment, and last one is system deployment. Okay, so जो technology readiness level है वो basically 3 stages में divided है। First stage is research stage, second stage is development stage, and third stage is deployment stage। जो रिसर्च स्टेज है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व, सेकंड इज टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेटेड, मींस जो आपकी साइंटिफिक फाइंडिंग्स है, जो आपकी बेसिक रिसर्च है, वो अप्लाइड रिसर्च में कन्वर्ट करना आप स्टार्ट कर देते हो। थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इज रेडी। देन सेकेंड स्टेज इज डेवलपमेंट स्टेज। This development stage is further divided into 3 subparts. First one is technology validated in lab, then technology validated in relevant environment, and technology demonstrated in relevant environment. And further deployment stage is again subdivided into 3 parts. First one is system prototype demonstrated in operational environment, system completed and qualified, and actual system proven in an operational environment. So we'll discuss all these 9 TRL levels in detail. So basically जो आपका TRL है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर सेक्टर के लिए सेम थ्योरी वर्क करेगी। So this theory of TRL varies from sector to sector, ठीक है? लेट अस सपोज अगर मैं इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स की बात करता हूं तो उस पे जो मेरी TRL की डेफिनेशंस है दैट आर बिट डिफरेंट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर पार्ट, राइट? अगर मैं बात करता हूँ मेडिकल डिवाइसेस की, उसमें TRL की डेफिनेशंस है दैट आर बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्टर्स, राइट? सो ये एक टेबल है, एक टेबल के अंदर 3 सेक्टर्स को कंपेयर किया गया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर एंड मेडिकल साइंस। सो we'll come to this slide after some time. So let us discuss in detail each level of TRL.
So first one is TRL1. So TRL1 is basically basic principle observed. जब आपने एक आइडिया आपके माइंड में क्लिक किया, आपने उस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए पहले कुछ पेपर वर्क करना है, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करना है, कुछ साइंटिफिक फाइंडिंग्स, कुछ प्रिंसिपल्स को चेक करना है। क्या जो मैं आइडिया जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, क्या वो आइडिया वाकई ही उसके पीछे कोई साइंस है, कोई टेक्निकल चीज है, क्या वो इंप्लीमेंट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो TRL1 इज बेसिकली बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स. So this is the lowest level of technology. This is the basic research. So initial scientific research begins to be translated into applied research. So इस research को हम जो ये scientific principles हैं, इसको बाद में convert करेंगे applied research में. So ये कैसे की जाती है? ज्यादातर इसमें literature study होती है, ठीक है. बेसिकली आप जिस एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करने का प्लान कर रहे हो, तो बेसिक प्रिंसिपल्स आर पोस्टुलेटेड बेसिकली, राइट. सो आपकी ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है आपकी मटेरियल्स के ऊपर या प्रोसेसेस के ऊपर, कि जब आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना स्टार्ट करोगे, उसमें क्या मटेरियल्स रहेंगे, किस तरह का प्रिंसिपल उस पर काम करेगा. सो नेक्स्ट मूव टू TRL2. सो ये बेसिकली आपकी इन्वेंशन स्टेज है. यहाँ पे आपकी एक्चुअली अप्लाइड रिसर्च एक्टिविटीज हल्की फुल्की स्टार्ट हो जाती है. तो इसमें सबसे पहले तो आप क्या करते हो, जो भी आपके दिमाग में आइडिया आया है, सबसे पहले आप उसकी एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करते हो, नीड्स को आइडेंटिफाई करते हो कि ये कहां पे मैंने इंप्लीमेंट करना है, ठीक है. सेकेंडली, आप उन जितनी भी एप्लीकेशंस आपके माइंड में आ रही है, आप उन एप्लीकेशंस में से कुछ एप्लीकेशंस को फ्रीज करते हो कि मुझे इन एप्लीकेशंस पे काम करना है. जो आप टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे, वो टेक्नोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मैं इंप्लीमेंट करूंगा. You have to freeze those applications, and little bit you have to experimental work into your lab. And वो experimental work है, वो जो आपने during TRL1 basic science ऑब्जर्व करी है, प्रिंसिपल ऑब्जर्व करी है, वो उसकी फेवर में आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए कि हाँ जी, जो मैं प्रिंसिपल ऑब्जर्व कर रहा था, वो वाकई ही वो प्रिंसिपल काम कर रहा है. एक्सपेरिमेंटल काम आप स्टार्ट कर देते हो. सो देन द नेक्स्ट वन इज TRL3. सो TRL3 इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. सो यहां से क्या होता है, आपकी जो अप्लाइड रिसर्च है, दैट कंटिन्यूज टू वर्क अपॉन, एंड जो आपका पेपर फेज है वो टोटली खत्म हो जाता है. फेज 1 एंड फेज 2, दैट इज TRL1 एंड TRL2 इज more of the paperwork or the literature. Here the paper phase is over. Now you start moving beyond the paperwork and you start developing something. So सबसे पहले आप ये चीज डिफाइन करते हो कि मेरी फुल जो टेक्नोलॉजी है, फुल प्रोडक्ट जो आप डिसाइड कर रहे हो डेवलप करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी के या उस सिस्टम के सब सिस्टम्स क्या है या सब कंपोनेंट्स क्या है, वो सब कंपोनेंट्स की फंक्शनैलिटी आप इस फेज में कंप्लीट कर लेते हो. जब आपके सब सिस्टम्स या सब कंपोनेंट्स आपके पास fully functional है, then it means you have achieved TRL3. So basically, development of limited functionality to validate the critical properties. Components of technology are validated individually. Means जो उस टेक्नोलॉजी के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं. आपने उनको इंटीग्रेट करके एक सिंगल सिस्टम नहीं बनाया, फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं बनाया. इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अगर वो काम कर रहे हैं, then it means you have achieved TRL3. So at TRL3 it is not necessary कि आपने full fledged system डिजाइन करके उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. At TRL3 इसका मीनिंग है कि आपके पूरे सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड किया, छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आपने टेस्ट किया, ठीक है. जब आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपके वैलिडेटेड है, मींस डेमोस्ट्रेटेड है, इंडिविजुअली वो काम कर रहे हैं, then it means you have achieved TRL3.
सो दिस इज बेसिकली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। जब आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट काम कर रहे हैं, मींस जो आपने साइंस ऑब्जर्व करी थी, वो साइंस के बेसिस पे जो प्रिंसिपल आपने ऑब्जर्व करे थे, आपके इंडिविजुअल पार्ट्स दे आर रनिंग वेरी गुड, राइट? So this proof of concept presents a strong case that your idea or your product or your technology is feasible and likely to succeed. So TRL 3 अब बेसिकली क्या है कि आप लोग इन्वेस्टर समिट के पार्ट के दौरान ये ट्रेनिंग्स ले रहे हो, तो आपको हो सकता है कि आपके पास अपने पास टेक्नोलॉजीज ना हो, आप कुछ टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करो। तो जब आप टेक्नोलॉजीज एक्वायर करोगे तो फर्स्ट स्टेप कि आपको सबसे पहले उसका टीआरएल लेवल असेस करना पड़ेगा, है ना? तो टीआरएल लेवल असेस करने के लिए आपके पास सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन क्या रहेगी? देखो, टीआरएल 1 और 2 की टेक्नोलॉजीज को आप डेफिनेटली चूज नहीं करोगे, है ना? सो इट मैटर्स, इट डिपेंड्स, ये टोटली आपका होली सोली आपका डिसीजन रहेगा। जब आप स्टार्टअप करोगे तो आपको किस लेवल की टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी है, बट इट इज फॉर श्योर कि आप टीआरएल 1 और 2 की टेक्नोलॉजी को एक्वायर नहीं करोगे अगर आप सक्सेसफुल स्टार्टअप करना चाहते हो। तो आप सबसे पहले जो भी टेक्नोलॉजी आप एक्वायर करोगे उसका टीआरएल डिसाइड करोगे। तो टीआरएल का डिसाइड करने के लिए आपके पास क्या सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन क्या रहेगी? तो टीआरएल 3 की जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द लैब टेस्ट। जो आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट किया है, उसके जो रिजल्ट हैं वो उस साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए होंगे। द रिजल्ट ऑफ दोज लैब टेस्ट और उनका कंपैरिजन किसके साथ? जब साइंटिस्ट ने वो आइडिया कंसीव किया था, टीआरएल 1 पे था, जब 2 पे था, उसने कुछ एनालिसिस किया होगा कि इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट इस तरह के आने चाहिए, ठीक है? सो दिस डेटा विल सपोर्ट दैट टेक्नोलॉजी इज एट टीआरएल 3, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर। Sir, excuse me. TRL 4, this is the technology validated in lab. Sir, we cannot see the slides. So इस लेवल में क्या है जो आपका TRL 4 है? तो TRL 3 पे आपने जितने भी सब सिस्टम थे, जो फुल सिस्टम आप डिजाइन करने जा रहे हो, डेवलप करने जा रहे हो, जो एक टेक्नोलॉजी आप डेवलप करने जा रहे हो, जो प्रोडक्ट आप डेवलप करने जा रहे हो, उसके सब सिस्टम या सब कंपोनेंट्स आपने TRL 3 पे डिसाइड किए कि ये इसके सब सिस्टम्स हैं और उनको इंडिविजुअली टेस्ट किया। नाउ ऑल द कंपोनेंट्स will be integrated into a single system. Sorry. Okay. नहीं नहीं, मेरा परफेक्ट नहीं। मैडम अपना लैपटॉप में आपका बहुत अच्छी बात है। मुझे फिर हाँ शायद मैम के इसमें स्क्रीन शेयर हो रही है सर, आप नहीं कर रहे ना स्क्रीन? नहीं, मैं स्क्रीन शेयर आपको बैठ के मेरा लगता है आवाज यहाँ से जल्दी करिए। ओके। सो तो TRL 4 बेसिकली क्या है? इसमें आप लोगों ने जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स TRL 3 में डिसाइड करे थे और वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आपने टेस्ट किया था, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट ऑल दोज कंपोनेंट्स and you have to make a single system. So that will be the system that will be very similar which you have assumed. ये वो solution है जो आपने initially
जब आपको आइडिया आया था तो तब आपने सोचा था कि ये मेरा ये सोल्यूशन होएगा मेरी इस प्रॉब्लम का, ठीक है। दैट विल बी बिट सिमिलर बट इट विल बी लो फिडिलिटी। मतलब लो फिडिलिटी मींस उसमें कोई लुक्स या एस्थेटिक्स का कोई रोल नहीं है इस टाइम पे। लेट अस सपोज आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने डिजाइन करनी है या मैकाट्रॉनिक्स आइटम आपने डिजाइन करनी है जिसमें मैकेनिकल पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है। तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को ब्रेडबोर्ड पे सब पार्ट्स को आपने लगा दिया, राइट। सो दिस इज अ लो फिडिलिटी सिस्टम। और उस सिस्टम को डिजाइन करने के बाद आपने उस सिस्टम को टेस्ट किया, राइट। सो बेसिकली TRL 4 का जब आप हेडिंग पढ़ते हो दैट इज टेक्नोलॉजी वैलिडेटेड इन लैब। सिर्फ सिस्टम डेवलप करना इज नॉट TRL 4। TRL 4 को तब माना जाएगा जब आपने सिस्टम में सारे पार्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करने के बाद उनको लैब में टेस्ट कर लिया, राइट। सो this is TRL 4. So now let's move to TRL 5. So basically, what is TRL 5? So TRL 5 is technology validated in relevant environment. So now, इसका मतलब क्या है relevant environment? जब आपने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन या वो टेक्नोलॉजी वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पे जाके वो यूटिलाइज होगा, वो डिप्लॉय होगा, वो प्रोडक्ट वहां पे यूज किया जाएगा और वो जहां पे यूज किया जाएगा वहां का एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। अब वो एनवायरनमेंट जो है वो एनवायरनमेंट आप लैब के अंदर क्रिएट करोगे, सिमुलेट करोगे सेम एनवायरनमेंट, और उस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने टेक्नोलॉजी को टेस्ट करोगे। नाउ हियर व्हाट इज द टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजीज आपने इस TRL 4 में सारे के सारे सब सिस्टम्स को, सब पार्ट्स को, सब कंपोनेंट्स को एक सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया था। बट वो जो सिंगल सिस्टम था दैट वाज लो फिडिलिटी। बट इन TRL 5 यू हैव टू डेवलप अ सिस्टम which will be high fidelity। बेसिकली इसमें क्या है कि आपको एक जैसा प्रोडक्ट आप फाइनली देखना चाहते हो उस तरह का प्रोटोटाइप आप डेवलप करोगे और वो दैट प्रोटोटाइप विल बी टेस्टेड इन द रेलेवेंट एनवायरनमेंट। व्हाट डज इट मीन? रेलेवेंट एनवायरनमेंट मींस इन द सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। लेट अस सपोज आप एक ऐसा टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस बना रहे हो। अब टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस ऐसा भी हो सकता है जो मेरे रूम में यूज हो, और टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस ऐसा भी हो सकता है जो एक फर्नेस का टेम्परेचर मॉनिटर करे। तो दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया ना, यू आर गेटिंग द पॉइंट। और आप फाइनली वो टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस जैसा देखना चाहते हो, जैसा आपके माइंड में विजुअलाइजेशन है कि ये प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, सिमिलर काइंड का एक प्रोटोटाइप आप डेवलप करोगे। नाउ नो ब्रेडबोर्ड, ब्रेडबोर्ड की कहानी TRL 4 पे खत्म हो गई, राइट। सो आपको एक प्रोडक्ट की फॉर्म में उसे लेके आना पड़ेगा, एक प्रोटोटाइप की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा और उसको आपने रेलेवेंट एनवायरनमेंट में टेस्ट करना है। रेलेवेंट एनवायरनमेंट मींस कि आपको लगता है कि जो मेरा रूम जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस अगर आप रूम की एप्लीकेशन के लिए बना रहे हो, रूम का टेम्परेचर मेजर करना है, तो आपको पता है रूम का टेम्परेचर कहां से कहां तक हो सकता है। जनरली कुछ एरियाज में आपका -10 -20 डिग्री से लेकर +40-50 तक चला जाता है ना? तो आप जो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे वो इतना टेम्परेचर क्रिएट करोगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस आपने जो एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करी थी वो एक फर्नेस आइडेंटिफाई करी थी, तो फिर आप सिमुलेटेड जो टेम्परेचर क्रिएट करोगे लैब के अंदर वो फर्नेस के टेम्परेचर का के बराबर का टेम्परेचर आप क्रिएट करोगे और उस टेम्परेचर में आप उस डिवाइस को यूज करोगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो अब
TRL 4 और 5 जैसे ही 4 5 में स्विच हुआ, दो कंडीशन चेंज हो गई। पहली कंडीशन क्या है, TRL 4 में आपका जो प्रोटोटाइप था या जो प्रोडक्ट था वो बेसिकली लो फिडेलिटी प्रोडक्ट था, है ना। उसमें आपने कोई लुक्स, कोई एस्थेटिक्स, कोई आपको कुछ मैटर नहीं करता। आपका चाहे बिखरा बिखरा सा सिस्टम है, एक कंपोनेंट यहाँ पड़ा है, दूसरा यहाँ पड़ा है, इसको आपस में आपने जोड़ दिया, उसको टेस्ट कर लिया। दैट इज, उसको भी आप बोल सकते हो कि TRL 4 इज अचीव्ड। बट TRL 5 आप तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपके प्रोडक्ट की जो फॉर्म है वो हाई फिडिलिटी नहीं है ना। उसका थोड़ा सा एस्थेटिक लुक, थोड़ा सा जिस फॉर्म में आप देखना चाहते हो उस फॉर्म में आप उसको लेके आओगे, उसको आप सिस्टम को फॉर्म करोगे और उस सिस्टम को डेवलप करने के बाद देन आप रेलेवेंट एनवायरनमेंट में टेस्ट करोगे। और TRL 4 में एनवायरमेंटल कंडीशंस कोई भी नहीं थी, आप सिंपली लैब में टेस्ट करते हो कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस बना रहे हो, आपने टेम्परेचर सेंसर को सप्लाई दी, देखा ये टेम्परेचर की वैल्यू बता रहा, दैट इज ओके, दैट इज ऑल्सो TRL। बट रेलेवेंट एनवायरनमेंट जितना टेम्परेचर में उसको फाइनली काम करना है उसी टेम्परेचर में वो काम करना है। दिस इज वन एग्जांपल, जो अभी मैंने टेम्परेचर की एग्जांपल ली है वो एक एग्जांपल है। एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है टेम्परेचर, राइट। सो इस स्लाइड के अंदर यही सब कुछ बताया गया है। द बेसिक टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड to build a system similar to the final application, right ji? Notable point, the major difference between TRL 4 and 5 is the increase in fidelity of the system, and testing is performed in eventual environment. The system tested is almost prototypical, right? So scientific risk should be retired at the end of TRL 5. This is a major point. अब जो भी आपने कॉन्सेप्ट विजुअलाइज किया था TRL 1 और 2 पे, आपने कुछ साइंस, कुछ प्रिंसिपल ऑब्जर्व किया था ना कि मैं इस प्रिंसिपल पे काम करूंगा और ये मेरा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आपका फेल होता है इस स्टेज पे, है ना, इट मींस आपने जो ऑब्जर्व किया था वो गलत था, राइट। अगर आपका यहाँ पे फुल फ्लैज ये सिस्टम आपका वैलिडेट हो जाता है रेलेवेंट एनवायरनमेंट में, देन इट मींस नाउ द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आपकी यहाँ पे काम कर रही है। देयर इज नो साइंटिफिक रिस्क, ठीक है। जो आपने ऑब्जर्व किया था मतलब वो इंप्लीमेंट हो चुका है, दैट इज वर्किंग, राइट। तो साइंटिफिक रिस्क इज रिटायर्ड एट TRL 5, राइट। तो इसमें आप जब आप टेक्नोलॉजी किसी से एक्वायर करोगे तो आपके पास आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये TRL 5 क्या है। अगेन द सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है, the analysis of the differences between the lab testing and the eventual environmental testing। क्योंकि उसने, जिस साइंटिस्ट ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप करी होगी, उसने TRL 4 पे पहले उसको लैब टेस्टिंग परफॉर्म किया होगा विदाउट एनी एनवायरमेंटल कंडीशन। TRL 5 पे उसने विद एनवायरमेंटल कंडीशंस उसने लैब टेस्टिंग करी होगी, उसके पास एक कंपैरिजन रहेगा। यस नहीं, बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो 100% जब एक्यूरेट होगा तभी आप उसको लॉन्च करोगे ना। 70 और 80% इज वेरी लो, ठीक है। अगर आपको वो देखना है कि उसकी जो परमिसिबल एक्यूरेसी है वो आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। लेट अस सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस की मैं बात कर रहा था। अब सपोज कीजिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उसका टेम्परेचर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ 24, बट वो एक्चुअली टेम्परेचर 24 नहीं है, वो लेट अस सपोज 25 है, मेरे डिवाइस ने 24 डिस्प्ले किया। नाउ देयर इज एरर, है ना। तो आपने परमिसिबल लिमिट डिसाइड करनी है उसकी, है ना। लेकिन अगर आप वही कोई ऐसा इक्विपमेंट बना रहे हो जो एक मेडिकल डिवाइस है ना, जो किसी पेशेंट को जाके लगनी है, जो किसी पेशेंट पे यूज होनी है, तो आप वहां पे वो इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। Okay, so let's move to TRL 6. So basically TRL 6 और TRL 5 का डिफरेंस क्या है। TRL 6 begins true engineering development of technology as an final operational system.
सो इसका क्या मीनिंग है? TRL6 का जो हेडिंग है दैट इज टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटेड इन रेलेवेंट एनवायरनमेंट, और अगर आप TRL5 देखोगे इसका था टेक्नोलॉजी वैलिडेटेड इन रेलेवेंट एनवायरनमेंट, ऑलमोस्ट सेम हेडिंग्स, बट व्हाट इज द डिफरेंस? जब आपने TRL4 से TRL5 में मूव किया था तब वहां पे आपने क्या किया था? जो प्रोटोटाइप डेवलप किया था TRL5 में दैट वाज हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, बट दैट वाज डेवलप्ड यूजिंग द लैब फैसिलिटीज, है ना? लेट अस सपोज आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसमें कोई उसका पार्ट है वो लैब में पड़े हुए 3D प्रिंटर से बन रहा है, तो आप उसको बना के उसमें यूटिलाइज कर रहे हो, राइट? और उसको आपने टेस्ट कर लिया TRL5 में, बट TRL6 में बेसिकली क्या है कि आप सपोज कीजिए कि आपका प्रोडक्ट TRL9 तक पहुंच जाएगा और उसको मास प्रोड्यूस करना है, आपने बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए मास प्रोडक्शन करनी है, बट जब आपने मास प्रोडक्शन करनी है तो वो मास प्रोडक्शन लैब लेवल के इंस्ट्रूमेंट से तो नहीं हो सकती, राइट? बट TRL5 पे जब आपने प्रोटोटाइप टेस्ट किया है वो प्रोटोटाइप आपका, लेट अस सपोज उसका कोई पार्ट या वो पूरा प्रोटोटाइप लैब लेवल के किसी इंस्ट्रूमेंट से बना, राइट? देन इन दैट केस आप क्या करोगे? TRL6 में जो प्रोटोटाइप टेस्ट करोगे वो उस लैब लेवल के इंस्ट्रूमेंट से नहीं बना होना चाहिए, that should be manufactured using some good engineering facility, same type की facility जो facility mass production में use की जाएगी, ठीक है? लेट अस सपोज आपने 3D प्रिंटर की बजाय आपने CNC मशीन यूज करी, राइट? So the difference between TRL5 and 6 is step up from lab scale to engineering scale and determination of the scaling factors that will enable the design of the final system. हो सकता है कि जब आपने एक पार्ट लैब स्केल के इंस्ट्रूमेंट से डिजाइन किया हो जो आपने TRL5 पे टेस्ट किया था, तो TRL6 पे जाके आपको प्रोटोटाइप में कुछ माइनर चेंजेस करनी पड़ जाए डिजाइन के अंदर, है ना? क्योंकि अब आप जो डिजाइनिंग कर रहे हो वहां पे आप TRL6 की जो सिस्टम डेवलप कर रहे हो वो आप इंजीनियरिंग स्केल का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो। It ensures the prototype is able to fulfill all the functions in the final system. So, एक चीज और इसमें मैटर करती है, जब आप TRL6 पे आते हो तो TRL6 में आपने जो प्रोटोटाइप डेवलप किया है वो आपने एक फुल फ्लैज इंजीनियरिंग फैसिलिटी को यूज करते हुए किया, तो इसमें आपका जो कॉस्ट मॉडल है दैट शुड बी रिफाइंड। लेट अस सपोज आप कोई पार्ट, आप यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स डिफाइन करते हो। लेट अस सपोज आपने पहले 3D प्रिंटेड पार्ट यूज किया, है ना? अब आपने उस पे इंजीनियरिंग फैसिलिटी जो आप यूज कर रहे हो वो आप किसी मोल्डिंग फैसिलिटी को यूज कर रहे हो, आपने कौन सा मटेरियल यूज करना है, तो आपका
कॉस्ट मॉडल की जितनी भी रिफाइनमेंट है वो TRL 6 पे हुई। ठीक है, जब आप लैब लेवल की फैसिलिटी को शिफ्ट करते हो इंजीनियरिंग लेवल की फैसिलिटी, राइट। सो इस TRL 6 का बेसिक गोल होता है यू हैव टू रिटायर ऑल द इंजीनियरिंग रिस्क, कि फाइनली जब आपका लेट अस सपोज आप TRL 9 पे चले गए, नाउ योर सिस्टम इज रेडी फॉर फुल डिप्लॉयमेंट एंड फुल मास प्रोडक्शन, है ना। तो आपने वो प्रोटोटाइप सिमिलर फैसिलिटी में TRL 6 पे ही डेवलप करके और उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि कोई भी अगर फेलियर है तो वो आपको TRL 6 पे ही पता चल जाए, राइट। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू TRL 7। सो TRL 7 पे बेसिकली आपका डिप्लॉयमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। TRL 4 तक क्या था आपका? TRL 4 तक बिना किसी एनवायरमेंटल कंडीशंस के आपने एक प्रोटोटाइप को टेस्ट किया, ठीक है। वो प्रोटोटाइप लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप था या सिंपली एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टाइप प्रोटोटाइप था, है ना। और आपने उसको बिना किसी एनवायरमेंटल कंडीशंस के टेस्ट किया। 5 और 6 में क्या था? आपने प्रोटोटाइप का क्वालिटी इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया, है ना। जो 5 था वो प्रोटोटाइप आपका लैब फैसिलिटी से ही बना हुआ था, बट उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस में टेस्ट किया, बट वो एनवायरमेंटल कंडीशंस आपने क्रिएट करी थी, लैब के अंदर सिमुलेट करी थी। TRL 6 में आपने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया, जो प्रोटोटाइप आपने इंजीनियरिंग फैसिलिटी को यूज किया, बट लैब में ही टेस्ट किया, बट सिमुलेटेड एनवायरमेंट में टेस्ट किया, है ना। बट जो TRL 7 है दैट इज प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑपरेशनल एनवायरमेंट, राइट। अब ऑपरेशनल एनवायरमेंट क्या है? वो रियल एनवायरमेंट, वो एक्चुअल एनवायरमेंट जहां उस प्रोडक्ट को, उस टेक्नोलॉजी को, उस सिस्टम को यूज होना। सो एट TRL 7 डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्टिंग ऑफ एन एक्चुअल सिस्टम प्रोटोटाइप in real environment is done. This stage represents when full scale prototype is deployed in the real scenario. ठीक है, आपने जिस सिचुएशन में, जिस एनवायरमेंट में, जिस एप्लीकेशन के लिए आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, उसी सिचुएशन में उस प्रोडक्ट को ले गए आप और वहां पे आपने उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, राइट। सो इस स्टेज में क्या है? अगेन टेस्टिंग एंड एनालिसिस इज डन बेस्ड ऑन द फीडबैक। आपको जो रियल एनवायरमेंट में टेस्ट करने के बाद जो फीडबैक मिली, आपको अगर लगता है कि स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, देन यू विल डू दैट चेंजेस, you will update the prototype and then again you will test. जब वो टेस्टिंग आपकी सक्सेसफुल होगी, then it means the product has achieved TRL 7, right? Now let's move to TRL 8. So TRL 8 is the actual system proven in an operational environment. ठीक है, TRL 7 में आपने क्या किया था? रियल एनवायरमेंट में टेस्टिंग की थी, ठीक है। आपने जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया, जो उसका इन्वेंटर है, जो उसका जन्मदाता है, जो करता धरता है, वो उसको उसी एनवायरमेंट में लेके गया और उसको टेस्ट किया, राइट। बट जो आपका TRL 8 है, इट्स मोर अबाउट कि आपने अगर लेट अस सपोज आपके प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड कुछ सेफ्टी कंप्लायंस है, कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस है, तो आपने अपना प्रोडक्ट उन एंटिटीज के पास, उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास भेज दिया टेस्ट करने को। यहां पे आपके पास रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन और सेफ्टी सर्टिफिकेशंस आपको मिलती है। मतलब आप ही का प्रोडक्ट जब आप किसी रेगुलेटरी बॉडी के पास भेजोगे, किसी सेफ्टी सर्टिफिकेशन जो बॉडीज प्रोवाइड करती हैं, उनके पास जब आप भेजोगे उस प्रोडक्ट को, तो वो उसको रियल एनवायरमेंट में ही टेस्ट करेंगे, है ना। तो उसको ऑपरेशनल एनवायरमेंट में ही टेस्ट करेंगे, राइट। तो अगर वहां पे वो प्रोडक्ट पास हो जाता है, इट मींस योर सिस्टम इज प्रूवन इन द ऑपरेशनल एनवायरमेंट, राइट। सो TRL 8 represents the end of the actual system development. Technology has been proven to work in its final form and under the expected conditions, under the expected environment. So it ensures that system components are compatible and functions with each other
ठीक है, जितने भी सिस्टम के कंपोनेंट्स थे जो हमने TRL 3 पे इंडिविजुअली बनाए थे, वो सारे अब हमने इंटीग्रेट करके एक सिस्टम बना रखा है, वो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। देन प्रोडक्ट इज रेडी टू स्केल एंड ट्रू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम यहीं पे फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहा हूँ वो एक इंजीनियरिंग फैसिलिटी में बना हुआ प्रोडक्ट है, राइट। सो नाउ द TRL 9, this is the final stage of a product development. At TRL 9 is in its, the technology is in its final form and operated under the full range of operating conditions. But इसमें difference क्या है? इसमें difference ये है कि अब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, उसको आप रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में मिल गए, अब आपने अपना प्रोडक्ट बनाया और कुछ यूजर्स में बांट। नाउ यूजर्स विल यूज एंड दे विल गिव द फीडबैक। ठीक है, किसी ना किसी एप्लीकेशन के लिए बनाया होगा कोई प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी वो प्रोडक्ट अब जो TRL 8 तक जिसने प्रूव कर दिया, सिस्टम प्रूव कर दिया कि मैं अब पूरा तैयार हूं मास प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आप इस स्टेज पे TRL 9 पे वो प्रोडक्ट या वो टेक्नोलॉजी कुछ यूजर्स में बांट दोगे, और बेस्ड ऑन द फीडबैक अगर आपको लगता है स्टिल सम इंप्रूवमेंट इज डिजायर्ड, तो वहां पे आप उसकी इंप्रूवमेंट करोगे। So actual system is proven through successful operations in operating environment and ready for full commercial deployment. For example, steady state manufacturing of the product, actual system is done and deployed to some users, and it is expected to meet the cost as well as the target output. So अगर यहाँ से आपका कुछ यूजर्स से फीडबैक अच्छा आ जाता है, जितना आपका जो टेस्ट साइज होगा ज्यादा होगा, उतना आपके लिए बढ़िया है, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 यूजर्स को बांटा, एक बंदा कहता नहीं मैं 10 नहीं मैं 100 यूजर्स में बांट के देखूंगा ना, तो उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। एंड अगर 100 के 100 यूजर ने बोल दिया द प्रोडक्ट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, देन इट मींस द टेक्नोलॉजी इज रेडी फॉर एडॉप्शन एंड मास प्रोडक्शन, राइट जी। सो दिस इज द होल स्केल from TRL 1 to TRL 9, right? So any doubts यहां तक? कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो हम एक एक्सरसाइज करेंगे अभी, राइट? TRL 5 और 7 में तो सर सीधा सीधा डिफरेंस है। 5 जो है दैट इज फॉर द उस TRL 5 के अंदर हम जो टेस्टिंग करते हैं वो रेलेवेंट एनवायरनमेंट में करते हैं। जो एनवायरनमेंट है वो सिमुलेटेड है, वो लैब के अंदर ही टेस्ट होगा, बट एनवायरनमेंट इज सिमुलेटेड। और TRL 7 के अंदर जो टेस्टिंग होगी दैट विल बी इन रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, और जो TRL 5 का जो प्रोटोटाइप है, जो TRL 5 का जो प्रोटोटाइप है वो बेसिकली लैब के अंदर बना हुआ है, और जो TRL 7 का प्रोटोटाइप है दैट इज डेवलप्ड यूजिंग सम इंजीनियरिंग फैसिलिटी, सेम काइंड की फैसिलिटी जो बाद में मास प्रोडक्शन में यूज होगी। हाँ जी, वो भी रियल वर्ल्ड में ही है, वो भी रियल वर्ल्ड में ही है। बट TRL 8 में बेसिकली आप एक स्टेप आगे चले जाते हो। अगर आपने कोई रेगुलेटरी कंप्लायंसेस लेने हैं, ठीक है, मान लो आपको प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए किसी एजेंसी की परमिशन लेनी पड़ती है, तो आप वहां पे अपना प्रोडक्ट भेजोगे, वो टेस्ट करेंगे। 9th यस। अब ये जितने भी मैंने आपको TRLs बताए हैं ना, अब वो बेसिकली हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हर चीज इस पे जो मैंने थ्योरेटिकली बताई है वो एक्चुअल में भी वैसे ही होगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब हमने TRL 4 में बताया, TRL 4 में ये बताया कि हमारा जो सिस्टम एक क्रिएट हो जाएगा, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे और इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स हमारे एक सिंगल सिस्टम की तरह टेस्ट होंगे, है ना। और TRL 5 पे जाके हम उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे। लेकिन जब आप एक्चुअली देखते हो, प्रैक्टिकली जब आप देखते हो, तो कुछ इन्वेंटर्स ऐसा करते हैं उसका प्रोटोटाइप 4 पे ही डेवलप कर लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने
एक हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप पहले ही बना लिया, लेकिन उस हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप को मैंने रेलेवेंट एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं किया, उसको मैंने लैब एनवायरनमेंट में टेस्ट किया, लैब में टेस्ट किया बिना किसी एनवायरमेंटल कंडीशन को। देन इट अगेन मींस कि जब तक वो रेलेवेंट एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं हुआ, चाहे उसका प्रोटोटाइप रेडी है, हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप रेडी है, बट फिर भी हम उसको 4 में मानेंगे। हम ये कह सकते हैं दैट विल बी इन बिटवीन 4 and 5, वो 4 से थोड़ा सा ऊपर और 5 से थोड़ा सा नीचे है, दैट इज 4.5। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकली हमने चीजें समझी है, जब आप प्रैक्टिकली चीजों को देखते हो थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। यू हैव टू इमेजिन एंड विजुअलाइज कि ये अब आपका टीएरएल कौन सा आपको डिफाइन करना है, राइट? हाँ जी, यस, टीआरएल को आप सेल्फ असेस भी कर सकते हो। ठीक है, टीआरएल को बेसिकली क्या है कि एक हमारे पास एनआरडीसी एक संस्था है ना, उसकी एक स्कीम है जिसमें वो असेसमेंट करते हैं टीआरएल की। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड भी सेट है। ये आपको डिसाइड करना है। ड्यूरेशन इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द इन्वेंटर जो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। हाँ जी, देखो कस्टमर फीडबैक दो चीजों की है। एक पहला फीडबैक है जब आपने नीड असेसमेंट करी, टीआरएल 1 और 2 पे हो आप। ठीक है, 2 पे जाके आप एप्लीकेशन डिफाइन करते हो ना कि आप किस एप्लीकेशन के लिए इसको बना रहे हो। पहला आप नीड असेस करते हो, कस्टमर का आप सर्वे करते हो। आपने 100 बंदों से पूछा, कई बार ऐसा होता है कि मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और मेरे को लगता है हो सकता है वो प्रॉब्लम मेरे लिए हो और इसका सॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं पे अवेलेबल है ना। आप वहां पे भी एक सर्वे करते हो कि जो आपने प्रॉब्लम डिफाइन करी दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम एंड यस, प्रैक्टिकली इट इज रिकमेंडेड कि आप उसको सर्वे करो। यस 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 यस, प्रैक्टिकली इट इज रिकमेंडेड। अब लेट अस सपोज, मान लीजिए ये मैंने एक माइक का डिजाइन है, ये एक डिजाइन पेटेंट है ना, बेसिकली ये एक डिजाइन पेटेंट है ना, इसको इन्होंने इस तरह से बनाया। अब आज की डेट में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जनरली, खास तौर पे जो प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कर रहे हैं, उनको नैक एक्रेडिटेशन चाहिए। नैक एक्रेडिटेशन के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ पेटेंट्स चाहिए ज्यादा, इनोवेशंस पे वो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, तो नैक एक्रेडिटेशन उतनी जल्दी वो अपना काउंट इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक चीज को पकड़ा, उसका हल्का फुल्का डिजाइन चेंज कर दिया, डिजाइन पेटेंट फाइल कर दिया। अब वो चीज एक्चुअल में मार्केट में बिकेगी या नहीं बिकेगी, ये गारंटी नहीं है। पेटेंट होना इज नॉट अ गारंटी कि उसकी मार्केट वाकई है या नहीं है। गॉट इट? इंटरव्यूज मार्केट में निकलो, आप इंटरव्यूज करो, एक सेगमेंट डिफाइन करो, उस सेगमेंट के लोगों को पकड़ो, उनसे बातचीत करो, सर्वे करो। B2B हो सकता है, आप B2B में भी सर्वे कर सकते हो, नीड असेस कर सकते हो। यस, बिल्कुल कर सकते हो। मैटर्स यार कि कोई बंदा रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ये कैसा सवाल है। आप गूगल फॉर्म बना के कर सकते हो, आप सोशल मीडिया कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इट मैटर्स कि कोई बंदा जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। हाँ जी, कि मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में होकर के चलेगा या नहीं, तब उसका डिस्काउंट है नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली बहुत सारी, देखो, सक्सेस स्टोरीज भी हैं। अब अगर बात छेड़ी है तो चलो थोड़ा सा बता देता हूं मैं।
एक टाटा की नैनो कार चली, नहीं चली? तो टाटा कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं है जिसने ऐसे ही मार्केट में प्रोडक्ट उतार दिया, है ना? तो समटाइम्स क्या है, आपको जो आपका कस्टमर है ना, कस्टमर सेगमेंट डिफाइन करना पड़ता है। कस्टमर सेगमेंट बिहेवियर के बेसिस पे हो सकता है ना, एज के बेसिस पे हो सकता है। तो अब ये जरूरी नहीं है, ऐसा कोई टूल नहीं है ना? ये आप जितना सर्वे करोगे, जितना आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करोगे, जितना सर्वे करोगे, दैट विल बी गुड। सो कोई और क्वेरी है क्या? आगे बढ़े। कोई ऑनलाइन पार्टिसिपेंट से किसी कोई क्वेरी? ओके, सो लो जी, now I have created one scenario, so now you have to volunteer and you have to discuss TRLs, huh? So let us suppose, imagine a scenario where a person named Ajay is river rafting and boat becomes unbalanced, causing a co-rafter to fall into the water. Despite the boat owner's attempt to rescue him, the intense water flow makes it difficult to locate the person. After significant efforts by the rescue team, they eventually managed to save the individual. Observing the lack of the device to track a person's location in water, Ajay is inspired to develop such a device. So now let's explore the technology readiness journey for developing this tracking device. प्रॉब्लम समझ में आई? राफ्टिंग करने गया अजय, नैया में कोई गिर गया, बोट से कोई गिर गया, ठीक है, उसने बचाने की कोशिश करी जो बोट ओनर था, बट नहीं बचा, मतलब उसको उसकी लोकेशन नहीं मिली, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था। तो अजय को तो बचा लिया, उसने बंदे को तो बचा लिया रेस्क्यू टीम ने किसी न किसी तरह, है ना? बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़े उनको, 4 बंदे इधर गए, 10 बंदे उधर गए, बट अल्टीमेटली वहां से अजय के दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि यार ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं है जो पानी के अंदर उसके लोकेशन को ट्रैक कर सके, है ना? तो अजय ने उस दिन डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगा ये डिवाइस। सो अब बताओ जी, अब कौन वॉलंटियर करेगा, कौन बताएगा कैसे कैसे स्टेप्स रहेंगे, कैसे ये डिवाइस बनेगी, और किस लेवल पे हम क्या बोलेंगे कि कौन सा TRL है? कोई है ऑनलाइन या ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी इसको वॉलंटियर करेगा, इस प्रॉब्लम को? आप 5-7 मिनट ले लो, नोटबुक से आप अपना होमवर्क कर लो, देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। है यस यस, फाइलिंग अ पेटेंट, TRL 3 जब आपने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपने कर लिया, यस तो वो उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी और लाइन में कैसे जाएगी?
Excuse me. So will the journey can start from TRL 4 for experimental validation to TRL 4? franchise asking at what TRL level startup should place. What स्टार्टअप तो चाहे बिना प्रोडक्ट के रजिस्टर कर लो, स्टार्टअप का प्रोडक्ट के टीआरएल के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है। TRL स्टार्टअप 4 का can टीआरएल के प्रोडक्ट के टीआरएल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। स्टार्टअप तो अगर TRL आपके पास 4 आज बेचने को कुछ भी नहीं है तो भी आप रजिस्टर कर लो। Can the TRL 4 can be the startup? Yes. So the experimental Startup validation registration is just like a entity registration. रन हो गया? मतलब आपने कुछ कर लिया है। हाँ कोई बात नहीं, आप आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ। नो आ जाओ, कोई बात नहीं। वो फिर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को भी यहाँ से पता चलेगा ना। यहाँ से करो। हाँ कोई बात नहीं। सबसे पहले तो नीड महसूस हुई इस आइडिया की, जो हमारे पास ये आइडिया है कि एक क्राफ्ट बनानी है अजय को। इस नीड को महसूस करके अजय ने सबसे पहले सबसे पहले ये नीड महसूस करके अजय ने आसपास देखा होगा कि क्या चल रहा है और रिसर्च किया होगा कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं नहीं और ये कैसे काम करने वाला है। बेसिक रिसर्च जिसको हम कहते हैं, वो आ जाएगा हमारा फर्स्ट लेवल पे जो होगा TRL 1। अब जब अजय रिसर्च कर चुका होगा हर चीज की कि ये चीज है, ये चीज एग्जिस्ट करके ये चीज बन सकती है, उसके बाद सेकंड पे अजय आएगा और उसको इन्वेंट करना स्टार्ट करेगा जो भी वो प्रोडक्ट होगा, रेस्क्यू प्रोडक्ट होगा जो भी अजय का। इन्वेंट करने के बाद अजय सोचेगा कि अब इसको थोड़ा और हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, इस पे और रिसर्च कैसे डाल सकते हैं। जब TRL 3 पे आएगा तो अजय इसके ऊपर और एफर्ट डालेगा, जो भी इसका प्रोडक्ट होगा रेस्क्यू करने के लिए उसको एक स्टेप अहेड लेके चल जाएगा। जैसे जैसे मैं थोड़ा एक बार तो जैसे हम एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो उसके बाद जब एक अपडेट आता है, सबसे पहले हम बीटा अपडेट छोड़ते हैं, फिर उसके बाद एक और अपडेट आता है। वैसे थर्ड लेवल पे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करेगा। फोर्थ लेवल पे आ जाएगा हमारा कि जब हम एक लेबोरेटरी में उस प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, एक लैब इन्वायरमेंट में, कि वो प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है और उसमें जो भी हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाली है वो किस हद तक इम्प्रूव होनी चाहिए, वो सारा TRL 4 में आ जाएगा। आप कोई नहीं बोलते रहिए, आप ऑब्जर्व करते रहिए। अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो आप इंटरवीन करके ऐड कर सकते हैं। हम इसको फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। आप कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए। थोड़ा मैं 6 और 6 से 8 पे थोड़ा ऑर्डर में मैं भूल गया था, बट मैं वैसे बोल देता हूँ, तो क्या लगता है। फिफ्थ में लैब, फोर्थ में लैब इन्वायरमेंट में वो करेगा। फिफ्थ में आते आते मुझे ऐसा लगता है कि वो सिमुलेटेड इन्वायरमेंट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में सिमुलेटेड होता है। फिफ्थ में एक रेलेवेंट इन्वायरमेंट में सिमुलेशन में अपने प्रोडक्ट को करेगा। जैसे अगर
वो एक सिमुलेट करेगा एक ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑलरेडी कोई डूब रहा हो और फिर अपना प्रोडक्ट लेके आएगा, जिससे देखा जाए कि वो प्रोडक्ट उसको हेल्प कर रहा है रेस्क्यू करने में कि नहीं। फिफ्थ और सिक्स थोड़ा मेरे को लगता है कि कंबाइंड से ही है, दोनों में लगभग एक ही चीज हो रही है। सिक्स थोड़ा एडवांस है, सिक्स और फिफ्थ में तो थोड़ी सी दिक्कत है ऐसा मुझे। सेवन्थ में आते आते ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट करना शुरू कर देंगे, जब हम इतनी हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी सेल्फ असेस करके। तो शायद हम देखें कि एक जब सच में एक नदी में इस चीज की प्रोडक्ट की जरूरत हो, जब कोई डूब रहा हो, तब शायद हम उसको टेस्ट करें और देखें कि किस हद तक काम कर रहा है। 8 तक ये प्रोडक्ट थोड़ा कंप्लीट, 8 तक फिर मैं थोड़ा भूल गया हूँ इसके बाद का लेवल्स में। चलो एनी हाउ फिर भी वेल ट्राई है। हाँ हाँ जी, और कोई? आपने थोड़ा सा जेनरिक कर दिया, हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहते हैं और स्पेसिफिक होना चाहते हैं। चलो एनी हाउ वेल ट्राई। हाँ जी आ जाओ, आप आ जाओ। आपका बैकग्राउंड क्या है? कंप्यूटर साइंस। ओके, आपका नाम? आकाश। हाँ जी हरमन। हाँ जी हरमन। हाँ, तो सबसे पहले मैं करूँगा आइडिया को इवेल्युएट करूँगा कि ना, जैसे मैं घूमने गया, मैं डूब गया, मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, तो मैं ट्रैकर के बारे में सोचूंगा। अब मैं सेकंड स्टेप में आऊँगा, सेकंड स्टेप के अंदर मैं ये सोचूंगा कि ना मुझे डिजाइन करना है, तो इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। हार्डवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर के अंदर मतलब कोई ऐसा डिवाइस हो जाए जो कि वाटर प्रूफ हो, प्रेशर को झेल सके, बिल्कुल ठीक है। मटेरियल अच्छा हो। और बिल्कुल। फिर मैं सोचूंगा कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या चाहिए। सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे दिमाग में आएगा जीपीएस। तो जीपीएस के अंदर, जैसे मैं पानी के अंदर डूब गया, तो पानी के अंदर जीपीएस चले ना चले, नेटवर्क प्रॉब्लम, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा क्या पानी के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम आए, मैं उसे कैसे सॉल्व करूँ। और तीसरा जो कि लोग भूल जाते हैं कि ह्यूमन एक्सपेक्ट, जो कि पिछले लेक्चर में बताया था कि वो डिजाइन कैसे कंफर्टेबल है पहनने में या नहीं, यूनिक है, मतलब क्या लोग उसे पहनेंगे। कई बार लोग पहनने से हिचकिचाते हैं कि ना ये अच्छा नहीं दिख रहा। तो उसके बाद मैं चलूंगा लेबोरेटरी के अंदर। लेबोरेटरी के अंदर चलते हैं हम। लेबोरेटरी के अंदर मैं क्या करूँ, ट्रैक तो बना लिया। अब सबसे पहले तो मैं, जैसे हमारे पास झरने के अंदर है, तो झरने के अंदर मतलब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा कि पानी के नीचे प्रेशर हो। मुझे कोई ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा, मतलब जो कि ना पानी के अंदर वाला, जितना हम पानी के अंदर गिरते हैं, अगर कोई गिरा हो तो उसे पता होगी ना समंदर अंदर को खींचता है, वो प्रेशर झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा मेरा ट्रैकर। तो पहले मैं उसको फिर अंदर डाला। तो ये कौन से टीआरएल पे हो अभी आप? ये मतलब टीआरएल 4 के अंदर लेबोरेटरी में टेस्ट चल रहा है। नहीं, लेबोरेटरी में एनवायरनमेंट नहीं कंसिडर करते हैं हम ना। अच्छा, लेबोरेटरी में सिर्फ आप टेस्ट करोगे जो आपने सोचा ना, जीपीएस हो, ट्रैकर हो। हाँ। पहले आप जब 3 पे हो, 3 पे आपने इंडिविजुअल पार्ट को टेस्ट किया। इंडिविजुअल पार्ट उसके क्या है, जीपीएस उसकी लोकेशन बताएगा, फिर आपने उसकी लोकेशन को सेंड भी करना है। अब सेंड करने के लिए आपके पास 2-3 चीजें हो सकती है ना। एक तो आप आईओटी बेस्ड कोई डिवाइस यूज कर सकते हो, या फिर आप जीएसएम मॉड्यूल जो आते हैं, जीएसएम होते हैं जो वाया मैसेज भेजते हैं, है ना। वो कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको बनाना चाहते हो। देन टीआरएल 3 पे क्या है कि आपने इंडिविजुअल जीपीएस को टेस्ट किया, इंडिविजुअल आईओटी डिवाइस को टेस्ट किया, है ना। 4 के अंदर क्या है कि आपने उनको एक कंबाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे अभी एनवायरनमेंट हमने कंसिडर नहीं किया। 4 पे क्या है कि आपने एनवायरनमेंट कंसिडर नहीं किया, बट सारे सिस्टम्स को, सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल सिस्टम डिजाइन कर दिया। सिंगल सिस्टम डिजाइन करके आपने देखा कि वो जीपीएस लोकेशन ले रहा है, लोकेशन लेने के बाद वो आपके पास आईओटी के जरिए आपके मोबाइल फोन पे लोकेशन आ रही है, मोबाइल पे या किसी सिस्टम पे लोकेशन आ रही है, ये आपने टेस्ट किया। दिस इज लो फिडिलिटी। लो फिडिलिटी मतलब अभी आपने, अब देखो रिवर राफ्टिंग बंदा करने जाएगा तो वो क्या बनेगा, तो या तो एक रिस्ट बैंड बन सकता है ना, या फिर वो गले में पहनने वाला कुछ बन सकता है, या फिर वो जो स्पेशल टी शर्ट्स देते हैं
तो टी शर्ट्स के साथ कोई ऐसा डिवाइस हो सकता है जो टी शर्ट के साथ टाई हो जाए, है ना। तो वो आप पहले उसको इनिशियली 1 पे जब 2 पे वो कंसीव करोगे कि आपको क्या बनाना है, आपको बैंड बनाना है या आपको समथिंग एल्स, यू वांट टू डिजाइन समथिंग एल्स, है ना। तो 5th पे क्या करोगे, आप वो सिमिलर फॉर्म में उसको लेके आओगे। सबसे पहले तो अगर आपने कंसीव किया है कि आप उसको बैंड बनाओगे, तो आपका वो जो पूरे का पूरा डिवाइस है, वो जो आपका जीपीएस है या जो आपका आईओटी डिवाइस है, वो सारा एक बैंड के अंदर आ जाए, एक बैंड की फॉर्म में आ जाए। फिर उस बैंड को आपने अब 5th के अंदर आपने रेलेवेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जो आप बात कर रहे हो अभी, है ना। वहां पे आपने एक झरना ले लिया या एक बकेट ले लिया, जो भी ले लिया, एक पानी का प्रेशर क्रिएट किया और उसमें उस बैंड को फेंक दिया। फिर आपने टेस्ट किया क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, है ना। नेक्स्ट फिर मतलब रेलेवेंट एनवायरनमेंट के अंदर और भी है, जैसे कि मैंने एक डमी ले ली, कि असली बंदे के साथ तो मैं यस करने नहीं वाला, मैं डमी को पहना दूंगा, फिर मैं उसे ना अलग अलग झरनों में फेंक, एक जैसा नहीं कि जैसे पहले ऊपर से फेंक दिया झरने से। नो, वो रेलेवेंट नहीं, वो तो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट हो गया ना, अच्छा एक्चुअल एनवायरनमेंट हो गया, वो 7-8 पे आ गया। अच्छा 7-8 7-8 पे आ गया। अगर आप अलग अलग झरनों में फेंक के उसको टेस्ट करोगे, इट मींस आप 7 पे आ गए सबसे पहले। अच्छा ठीक है। तो 6 पे बेसिकली क्या है कि वो जो बैंड था, पहले आपने बैंड ऐसे लैब में या मार्केट से कुछ हल्का फुल्का मटेरियल यूज करके बनाया था, लैब डेवलप्ड था। लेकिन 6 पे सबसे पहले उस बैंड को आप एक्चुअली वैसा बनाओगे जो आपने मास प्रोडक्शन करनी है। बैंड का मटेरियल डिसाइड करोगे, है ना। वो मास प्रोडक्शन में जब जाएगा तो क्या कॉस्ट करेगा, किस तरह से बनेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और फिर उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसकी वाटर प्रूफिंग है, क्योंकि उसको पानी के अंदर जाना है। तो वाटर प्रूफिंग के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना। IP65, IP66, 67, 68, है ना। तो वाटर प्रूफिंग का स्टैंडर्ड आप देखोगे कि आपको कौन सा वाटर प्रूफिंग का स्टैंडर्ड चाहिए, और जो आप उसका एनक्लोजर बना रहे हो, क्या वो एनक्लोजर वो होगा, वो आपका एक्चुअली इंजीनियरिंग फैसिलिटी पे डेवलप हुआ हो, है ना। तो 6 में आप ये काम करोगे, इंजीनियरिंग फैसिलिटी में डिजाइन किया हुआ बैंड और इंजीनियरिंग फैसिलिटी में डिजाइन किया हुआ उसका इनक्लोजर, वो आप बनाओगे, राइट। देन 7 पे आप उसको किसी डमी पे या एज इट इज बैंड को आप किसी एक्चुअल रिवर में जाके या झरने में जाके उसको फेंकोगे, है ना। वहां पे आपको फिर झरने में फेंका हुआ डिवाइस तो आप रेस्क्यू करने नहीं जाओगे, तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी, है ना, उसकी टेस्टिंग के लिए। तो आप कितने सारे बैंड आप डेवलप करोगे। दैट इज वाई के जो एकेडमिक्स है वो 5, 6 और 7 की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा सक्षम नहीं होते हैं, कि वहां पे फंडिंग का कंस्ट्रेंट भी आ जाता है ना। कि मुझे बहुत सारे प्रोटोटाइप डेवलप करने पड़ेंगे, एक नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा बनाने पड़ेंगे उसको टेस्ट करने के लिए, है ना। तो देन नेक्स्ट 8th के लिए आप क्या करोगे, अगर इसकी रेलेवेंट कोई आपको सर्टिफिकेशन लेनी है, जैसे IP स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशन होती है ना, वो आपको लेनी है, तो आप वहां पे डिवाइस भेजोगे तो उसकी सर्टिफिकेशन लोगे। और 9 पे फिर आप क्या करोगे, जहां जहां पे भी रिवर राफ्टिंग होती है वहां चले जाओगे और वहां आप बोलोगे कि ये आप यूज करो, ये इसको आप पहन लो, आप यूज करो इसको। फिर मैं वहां पे गया था, मतलब फीडबैक, अगर मान लो कि ना हमने गए, मतलब कोई बंदा ऐसा चला गया कि ना ठंड में चला गया, अब ठंड के अंदर मेरा डिवाइस हो गया खराब, मतलब ज्यादा ठंड के अंदर वो ठंड बर्दाश्त नहीं करता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ऐसा बनाऊं कि ना ये ठंड के अंदर भी ना खराब। ये चीजें तो आपकी TRL 4 या 5 पे ही आपकी काम, सॉरी 5 पे ही टेस्ट होंगी, अच्छा 9 पे जाके नहीं टेस्ट होंगी, कि उसको किस टेम्परेचर किस एनवायरनमेंट के लिए आप बना रहे हो। अच्छा ठीक है, वो आपकी 5 पे ही टेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप रेलेवेंट एनवायरनमेंट तो वहीं पे क्रिएट कर रहे हो ना, पानी को आप ठंडा कर सकते हो बर्फ डाल के, है ना। तो रेलेवेंट जहां एनवायरमेंटल, मतलब आपका प्रोडक्ट 5 पे आके वैसा बन जाएगा जैसा आपका एक्चुअली बनना है। ठीक है, बस वो टेस्ट रेलेवेंट एनवायरनमेंट में होगा 5, 6 पे, 7, 8 और 9 पे वो एक्चुअल एनवायरनमेंट में टेस्ट होगा। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर है जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। नहीं देखो, ऐसा है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होते हैं वो बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, है ना।
वहां पे फंडिंग की ऑप्शंस नहीं होती। और बहुत सारे स्टार्टअप्स डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करते हैं और जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम रन करते हैं। एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स के अंदर वो आपको फुल फ्लेज टिल द मार्केट, जो आपका है मार्केट तक जब आपका प्रोडक्ट नहीं चला जाता और आपके पास कुछ कस्टमर नहीं आ जाता, वो तब तक आपको सपोर्ट करते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के स्टार्टअप में जा रहे हो और वो स्टार्टअप किस तरह के प्रोग्राम्स को रन कर रहा है। जब आप किसी भी स्टार्टअप इंक्यूबेटर के पास इंक्यूबेट होने के लिए जाओगे तो आप सबसे पहले उसकी फैसिलिटीज को चेक करोगे कि उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज है ना, किस तरह की लैब्स है, मुझे अपना प्रोटोटाइप डेवलप करना है, मेरा प्रोटोटाइप किस स्टेज पे है और मुझे किस स्टेज से उसको, जो भी जिस भी स्टेज पे है उस स्टेज से मुझे 9 पे लेके जाना है ना। दैट इज वाई टीआरएल का जो ज्ञान होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक स्टार्टअप के लिए भी। तो आपको पता होगा कि आपको किस तरह के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। जहां पे मैं इंक्यूबेट होने जा रहा हूँ वो इंक्यूबेटर मुझे उस तरह की फैसिलिटी सप्लाई कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। और वो इंक्यूबेटर के पास किस तरह की फंडिंग स्कीम्स है, किस तरह के मेंटर्स मुझे वो प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि जब आप एक स्टार्टअप जर्नी भी स्टार्ट करते हो तो आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, आपको बहुत तरह की मेंटरशिप चाहिए होती है। बिजनेस को रन कैसे करना है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी मेंटरशिप चाहिए हो सकती है ना। लीगल्स क्या क्या है, सर्टिफिकेशंस क्या क्या है, हर तरह के मेंटर्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। तो इंक्यूबेटर आप इन सभी फैक्टर्स के बेस पे डिसाइड करते हो कि कौन से इंक्यूबेटर में आपको इंक्यूबेटर, राइट। सो वन मोर एग्जांपल, एक और, इसमें मैंने आपका काम आसान कर दिया। इसमें बस मैंने ऑप्शंस दिए, आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। इट्स वेरी सिंपल। एन R&D company developed the design and built a prototype of new car engine for unmanned cars. Now, पहली कंडीशन क्या दी गई है आपको कि एक R&D कंपनी ने एक प्रोटोटाइप बनाया नए कार इंजन का जो अनमैन्ड कार्स को के अंदर यूज होएगा। सेकंड क्या कंडीशन है, इट हैज बीन थ्रू अ सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लैब टेस्ट व्हिच प्रोवाइड एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस। तो अब आप बताओ कि ये दो कंडीशंस के बेस पे आप क्या डिसाइड करोगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि आपके पास आप बीइंग अ स्टार्टअप, हो सकता है आप लोगों के पास टेक्नोलॉजीज ना हो, आप लोग टेक्नोलॉजी से एक्वायर करोगे एकेडमिया से या किसी और साइंटिस्ट से, तो आप उसका टीआरएल जज कैसे करोगे? वो तो आपको कंडीशंस बताएगा, है ना। मैंने ये टेस्टिंग करी है, मैंने वो टेस्टिंग करी है, मैंने ये बना के रखा हुआ है ना। आप उससे जो वो बोल रहा है उसका प्रूफ मांग सकते हो, बट आपके पास जो भी डाटा आएगा उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये होगी आपकी सेल्फ असेसमेंट इमीडिएटली, है ना, जो आप असेस कर पाओगे आपके पास जो नॉलेज है उसके बेसिस पे, है ना। तो अब ये 2 पॉइंट्स है, इस 2 पॉइंट्स के बेसिस पे अब आप मुझे बताओ क्या है इसका टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। टीआरएल 4 तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना है? 5 तो ऑप्शन में ही है। TRL 4. हाँ जी, और कोई? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं 4 वाले हैंड रेज कर लो। 4 वाले। यार पुनीत जी ये क्या यार, या तो ऐसे करो या ऐसे करो। चलो 1 2 3 है, बाकी 6 वाले कितने हैं? 1 6 वाला, 2 3 4, नहीं 2 नहीं हाथ खड़े करने, हाथ एक ही काउंट होगा। ठीक है, ओके। तो ऑनलाइन में से किसी का 3 कैंडिडेट 6, ओके। सो 8 वाला भी है कोई? आप 8 वाले हो? ओके। सो अभी थोड़ा सा रिव्यू करो, दोबारा रिव्यू करो हमारे टीआरएल्स डिफाइन क्या करते हैं। देखो 4 पे तो सीधा सीधा क्या है कि प्रोटोटाइप है ही नहीं मेरे पास। इसकी पहली लाइन में क्या लिखा हुआ? डिजाइन एंड बिल्ट अ प्रोटोटाइप, ठीक है। और अब अगर वो प्रोटोटाइप है मतलब या वो 6 पे है या वो 8 पे है ना। अब 8 पे क्या होगा? 8 पे तो वो लैब टेस्ट नहीं होगा। 8 पे तो वो
रेलेवेंट एनवायरनमेंट में, एक्चुअल एनवायरनमेंट में टेस्ट होगा, बट वो बोल रहा है लैब टेस्ट है ना। प्रोटोटाइप है वो लैब टेस्टेड है, इट मींस वो 6 की एक और रिक्वायरमेंट ये है कि वो रेलेवेंट एनवायरनमेंट में टेस्टेड हो, है ना। 5 और 6 दोनों रेलेवेंट एनवायरनमेंट में टेस्ट हो, और 6 में ये होना चाहिए कि वो बेसिकली वो जो डेवलप हुआ वो इंजीनियरिंग फैसिलिटी में डेवलप हुआ। लेकिन यहाँ पे कोई उसने कंडीशन दी नहीं, अगर उसने कोई स्पेसिफाई कर दिया होता तब हम उसको कंसिडर करते, और दूसरा उसने कोई 5 का कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा, इसलिए हम इसको 6 माने। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, या फिर आप यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन और एक्वायर करने की कोशिश करोगे आपकी कॉन्वर्सेशन से, अपनी जो भी जिससे भी आप अपनी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हो, कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं सही TRL लेवल असेस करूं। गॉट इट? ठीक है जी। 5 में और 6 में दोनों में ही टेस्टिंग इन्वॉल्व है, बट टेस्टिंग रेलेवेंट एनवायरनमेंट में है। जो एनवायरनमेंट है वो लैब के अंदर क्रिएट किया जाता है, टेस्टिंग लैब के अंदर ही होती है, बट एनवायरनमेंट क्रिएट करके की जाती है। ठीक है, बट 5 और 6 में डिफरेंस क्या है? जो 5 है बेसिकली उसमें जो आपका प्रोटोटाइप है वो लैब फैसिलिटी से ही बना हुआ है ना, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके। हो सकता है कि कोई जो 6 में है, जो 6 में और 5 में डिफरेंस है वो क्या है? 6 में जो आपका प्रोटोटाइप बना है वो इंजीनियरिंग फैसिलिटी यूज करके बना। गॉट इट? तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये आपके लिए TRL की बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो मैंने कुछ नोट डाउन करी है, कि स्पेसिफिक आप लोगों के लिए है जो आप अपनी स्टार्टअप जर्नी जो स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द TRL स्केल, ठीक है। देन यू हैव टू कंसिडर द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कि वो जो टेक्नोलॉजी यूज होनी है वो कहाँ पे यूज होनी है। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस का एग्जांपल दिया था, है ना। वो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, अकॉर्डिंगली ही आप उसका TRL डिफाइन कर पाओगे, राइट। देन गैदर द रेलेवेंट डाटा, जिससे भी आप अपनी टेक्नोलॉजी एक्वायर करोगे उससे आप रेलेवेंट डाटा लो, उसने कुछ टेस्टिंग करी है, कहाँ पे करी है, क्या रिजल्ट है, क्या कंपैरिजन है ना। तो देन डॉक्यूमेंट करो आप उनको, थोड़ा उस पर फोकस करो, देन अपनी जो नॉलेज है उसको लगाओ, इंप्लीमेंट करो, और आप खुद से असेस करने की कोशिश करो कि ये जो टेक्नोलॉजी है किस TRL लेवल पे, एंड देन अगेन गो टू दैट इन्वेंटर एंड डिस्कस कि मेरे हिसाब से आपका जो टेक्नोलॉजी का TRL है वो ये है। जनरली कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी, जनरली मैं बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में मैं विजिट करता रहता हूँ अभी भी, तो TRL का जो नॉलेज है ना वो बहुत कम होता है। कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या इन्वेंटर्स ऐसा समझते हैं कि हम जितना मैक्सिमम बना सकते थे मतलब वो TRL 9 है, हम लैब के अंदर हमने ये सब कुछ बना दिया, बना के टेस्ट भी कर दिया, इट इज TRL 9। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो आप अगर कोई हाई TRL क्लेम कर रहा है तो उस क्लेम के पीछे कुछ डाटा वो जरूर प्रोवाइड करेगा, राइट। देन तो ये TRL के रिसोर्सेज है बेसिकली, जहां से आप असेस कर सकते हो। वैसे तो आपका सबसे पहला असेसमेंट रहता है जी, है ना, कि जो आपको नॉलेज है, नॉलेज के बेसिस पे आपने अपनी नॉलेज अप्लाई करी और डिसाइड किया। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एक NRDC की स्कीम है, नेत्रा स्कीम। सो NRDC की इस वेब लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो वो आपसे गूगल फॉर्म फिल करवाएगा, और देन NRDC विल शॉर्टलिस्ट सम टेक्नोलॉजीज जिसमें वो पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं TRL असेस करने के लिए। देन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने TRL कैलकुलेटर्स बनाए हैं, आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। IIT मंडी ने बनाया है,
देन स्पेस इक्विपमेंट के लिए कुछ ये एक TRL कैलकुलेटर ऑनलाइन अवेलेबल है। ये मैं पीपीटी ना मैं डॉक्टर सदफ के साथ में शेयर कर दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो TRL अच्छा, जो बायरैक है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि जो TRL है, TRL की जो हम अभी तक हमने कहानी समझी है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। एक्चुअल कंडीशंस वेरी करती हैं बहुत बार, और सेक्टर स्पेसिफिक TRL के जो रूल्स है वो भी थोड़े बहुत वेरी करते हैं। अल्टीमेटली जो 3 स्टेजेस है वो वही रहती हैं, बेसिक रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। जो हमने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन समझी है वो सेक्टर टू सेक्टर थोड़ी बहुत वेरी करती है। तो बायरैक के जब आप इस लिंक पे विजिट करोगे तो आपको बहुत सारे सेक्टर वाइज जो गाइडलाइंस है वो अवेलेबल हैं वहां पे, है ना। ड्रग्स की अवेलेबल है, वैक्सीन की अवेलेबल है, मेडिकल डिवाइसेस की गाइडलाइंस अवेलेबल है, AI, बिग डाटा, IoT, सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड वेटरनरी, ये सारी गाइडलाइंस सेक्टर वाइज वहां पे अवेलेबल है। आप वहां पे जाके डिटेल्ड स्टडी कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद आपको कुछ रेडिली अवेलेबल डाउनलोडेबल टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च करोगे TRL के लिए तो आपको बड़ी बनाई शीट्स मिल जाएंगे, बट अगेन दोज आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि वो जो आप शीट डाउनलोड करेगी वो आपकी टेक्नोलॉजी के लिए काम करेगी ही करेगी, या ऐसा नहीं है कि जो TRL कैलकुलेटर्स रेडिली अवेलेबल है, चाहे वो IIT मंडी का है या वो स्पेस इक्विपमेंट, वो देखो स्पेसिफिक है, स्पेस इक्विपमेंट का है तो वो स्पेस इक्विपमेंट के लिए ही वो TRL कैलकुलेटर डिजाइन किया गया। आप कोई मेडिकल की टेक्नोलॉजी या कोई फार्मा की टेक्नोलॉजी को आप उस TRL कैलकुलेटर से उसका TRL असेस नहीं कर सकते। गॉट इट? तो थैंक यू जी। सो मेरे हिसाब से हो गया मेरी तरफ से। अब होपफुली मैंने अपना सेशन जस्टिफाई किया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा मेल ID है, मेल कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं कोई क्वेरीज हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंस। ये देखो भाई साहब को जाने की बहुत जल्दी हो रही है। चलो ठीक है जी, कुछ और क्वेरीज है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मास प्रोडक्शन मैं समझा नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझा कि इसकी मास प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकती। इसकी डिमांड कम है। हाँ ये बोलो ना, तो वो तो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन तो डिमांड के बेसिस पे आप करोगे ना। इस हाँ तो ये आपका एक सर, इनका एक लेक्चर नहीं करवाया टोटल एड्रेसेबल मार्केट और मार्केट सर्वे के ऊपर? हाँ, इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब कुछ मिलेगा कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होती है, और उस टोटल एड्रेसेबल मार्केट में सोम सैम ये सारे कंसेप्ट आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में करोगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं, आपका R&D यूनिट है। हाँ तभी ना, जब आप ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जर्नी का पार्ट है, जब प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है आइडिया से लेकर, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। जब एक सेट प्रोडक्ट है उसको कॉपी करके मुझे प्रोड्यूस करना है तो उस केस में TRL आएगा नहीं ना, है ना। जहां पे R&D टीम्स काम कर रही हैं उनके वो जरूर इस टर्म का जिक्र करती हैं। गॉट इट? तो अच्छा, जनरली आप लोगों के लिए एक और चीज, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी है तो वन इज ये हम रेडीनेस लेवल्स की बात करते हैं। देयर इज वन मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस लेवल, MRL। जिस तरह से TRL है ना, उसी तरह से MRLs होते हैं। एंड सिमिलरली देयर इज वन टर्म इन्वेस्टमेंट रेडीनेस लेवल, है ना। तो अब आप लोग स्टार्टअप के को ऑप्ट कर रहे हो, और मेरे हिसाब से व्हाट आई सपोज कि आप लोगों ने ये सारी ट्रेनिंग के बाद कुछ इन्वेस्टर्स के सामने पिच करना है,
सो दैट आपको फंडिंग मिल सके, है ना। सो स्टार्टअप्स के लिए होता है इन्वेस्टमेंट रेडीनेस लेवल, IRL, ठीक है, कि जो एक स्टार्टअप है वो इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रेडी है। क्लियर हुआ? तो मतलब हर एक फील्ड के साथ डिफरेंट टाइप के रेडीनेस लेवल्स एसोसिएटेड, बट इट, तो अगर आप कोई भी पिचिंग सेशन में जाओगे, पिचिंग से पहले एक बार आप इन्वेस्टमेंट रेडीनेस लेवल जरूर स्टडी कर लेना। रेडीनेस लेवल IRL, और जो अपने प्रोडक्ट को बना के मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान कर रहे हैं, देन यू हैव टू स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस लेवल, MRLs। ओके जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी। थैंक यू सर, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, डायग्नोसिस, हाँ हाँ हाँ। हमारे डिवाइस रेडी है, उसमें सैंपल साइज कैसे डिसाइड होगा? जैसे सैंपल साइज आप ही डिसाइड करते हो। उसमें बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं ये यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँ।